हाउ आर यू? वेलकम टू स्टडी कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो आज आपकी डिमांड पर टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और वो है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बाय ब्लूम, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी किस पर? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्यों पर जो ब्लूम ने, ब्लूम कौन थे? पहले बात हम ये करते हैं कि ब्लूम थे कौन और उनका वर्गीकरण था क्या। अब ब्लूम कौन थे? ब्लूम शिकागो यूनिवर्सिटी के, शिकागो यूनिवर्सिटी के एक विद्वान थे जिनका पूरा नाम था बेंजामिन एस ब्लूम। और उन्होंने अपने जब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पर विचार दिए, अपने व्यू दिए कि जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो किस तरह के होने चाहिए, तो इसने पूरे समाज को प्रभावित किया, पूरे समाज को प्रभावित किया। शुद्ध शिक्षा जगत प्रभावित होगी। और इन्होंने ये जो टैक्सोनॉमी दी वो समय था 1956 का। 1956 में उन्होंने ये ब्लूम टैक्सोनॉमी दी, यानी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। किन्होंने? ब्लूम ने। अब ब्लूम ने वर्गीकरण करने से पहले जब उन्होंने ये कहा कि शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, सब जानते हैं शिक्षा के कुछ ना कुछ उद्देश्य, तो उन्होंने, ब्लूम ने जब वर्गीकरण किया तो उन्होंने 3 बातों को कहा कि ध्यान में रखना चाहिए जब भी शिक्षा के उद्देश्य तय किए जाए। जब भी शिक्षा के उद्देश्य तय किए जाए उसमें 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। और वो 3 बातें कौन सी हैं? वो पहली है बालक की योग्यताएं और उसकी अभिवृत्तियां, उसकी रुचियां, उसकी अभिरुचियां। अब ये क्या है? पहला उन्होंने जो दिया कि जब भी हम शिक्षा के उद्देश्य बनाते हैं, जब भी हम शिक्षा के उद्देश्य लेते हैं तो हमें किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? पहले होगी बालक की अभिवृत्तियां, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। बालक की अभिवृत्तियां और क्षमता, उसकी जो भी क्षमताएं हैं, बालक की जो भी क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य तय किए जाए। अब ये तो एक बालक की बात। दूसरा उन्होंने क्या कहा? दूसरा जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाने से पहले उन्होंने जिस चीज पर ध्यान देने की बात की वो है समाज का, जो समाज की मांग। सबसे पहले समाज की मांग। अब समाज हमारा क्या चाहता है? सिर्फ बालक की अभिवृत्तियों से कुछ नहीं होने वाला, समाज की मांग। अब समाज की क्या मांग है? अब समाज क्या चाहता है हमारा? समाज के क्या क्या उद्देश्य है? समाज की मांगों को ध्यान में उसने रखने के लिए कहा कि हम जब भी उद्देश्य तय करेंगे तो समाज की मांग को ध्यान में रखना चाहिए। अब तीसरी बात उन्होंने क्या कही? विषय वस्तु का स्वरूप। स्वरूप यानी जो हमारी सब्जेक्ट मैटर है उस, वो किस तरह का होना चाहिए, उसका जो डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो तीसरा उन्होंने क्या कहा? विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप। अब वो कहते हैं कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाए, शिक्षा के उद्देश्य तय करें, जब भी शिक्षा के उद्देश्य तय हो तो उसमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है। वो 3 में पहले बालक की अभिवृत्तियां, कि बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चों की क्षमताएं कितनी हैं। हमारे कहने से बच्चा नहीं सीखता, हमारे सिखाने से बच्चा नहीं सीखता। बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है अपनी एबिलिटीज के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार। तो दूसरा, समाज के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। अब देखो बार बार हमने पीछे जो है नीतियां भी पढ़ी, जो भी हमारी नीतियां बनती है, एजुकेशन पर नीतियां बनती हैं, कमीशन बैठती हैं, वो क्या कहते हैं कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आज हमारा समाज क्या है? आज हमारे समाज की डिमांड क्या है? जो हमारी शिक्षा में क्या हो? टेक्नोलॉजी हो, हमारी शिक्षा में कंप्यूटराइजेशन हो, तो ऐसी शिक्षा हो जो स्किल दे बच्चों को। स्किल, उनके हाथ में डिग्रियां नहीं अकेली, उनके हाथ में कौशल हो। जैसे ही वो कॉलेज स्कूल को छोड़े वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उनके पास ऐसी स्किल हो जिसके लिए वो समाज को अपना योगदान दे सके। तो उसके लिए क्या उन्होंने कहा? समाज की मांग को ध्यान में रखा। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि आप इन चीजों को तो रखोगे लेकिन आपकी विषय वस्तु का स्वरूप क्या होगा? विषय वस्तु का स्वरूप क्या होगा? विषय वस्तु का स्वरूप जो है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए समाज की मांग के अनुसार
और अभिवृत्तियों के अनुसार कि बच्चा जो है वो किस लेवल का है, बच्चा किस तरीके से सीखता है। उन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होने चाहिए। किस स्तर से? निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर चाहिए। अब निम्न स्तर हमारा कौन सा है? निम्न स्तर क्या होगा? सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? कोई भी चीज की ज्ञान देते हैं, उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और उच्च स्तर का जब हम बच्चे अपने आप समझने लग जाते हैं, अपने आप समझने लग जाते हैं, तो उन्होंने क्या है, जब भी शिक्षा के उद्देश्यों की बात की तो उसमें उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा कि बच्चे का लेवल कितना है, उसमें ध्यान दिया जाए। ये जब उन्होंने दिया तो पूरे समाज में, पूरे हमारे विश्व में एक क्रांति आई। उनके विचारों से हमारी शिक्षा प्रणालियां प्रभावित हुई। हमारे देश की नहीं अकेली, सभी सारे विश्व के देशों की जो है शिक्षा प्रणालियां प्रभावित हुई जब ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी दी। यानी ब्लूम ने वर्गीकरण किया कि शैक्षिक उद्देश्यों को हम किस तरह से निर्धारित कर सकते हैं, हमारी शिक्षा के उद्देश्य किस किस प्रकार से निर्धारित होंगे। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा के उद्देश्य है, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटने का पर्पस क्या है कि वो कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं विकसित होती हैं, उसके साथ उसकी भावनाएं विकसित होती हैं, और फिर उसकी क्रियाएं आती हैं। क्रियाएं जब वो उसमें क्रिया करेगा। अब जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को एक ज्ञान देते हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपने क्या कहा, एक बच्चे को बताया कि दिस इज लॉयन या दैट इज लॉयन। आपने बता दिया कि ये एक क्या है, एक लॉयन है, शेर है। अब उसमें क्या है कि बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया भी, यस ये क्या है, एक लॉयन है। अब उसे दिखाया आपने कि लॉयन है, तो आपने उसे बताया कि लॉयन खतरनाक जो है एनिमल होता है, क्या है, खा जाता है। तो अब क्या है, बच्चे में उस चीज की भावना क्रिएट हुई कि यस ये खा सकता है। अब उसमें क्या फीलिंग आई। अब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर कि वो एक जंगल में गया और उसने वहां पर लॉयन को देखा। अब लॉयन को देखते ही उसका जो ज्ञान प्राप्त था उसे पता चल गया कि ये क्या है, एक लॉयन है। अब उसमें भावना क्या आई, फीलिंग क्या आई, फीलिंग क्या आई, इंपल्शन क्या आई उसमें, डर की कि ये तो खा जाएगा। अब जैसे ही डर की कंपल्शन आई तो उसने की क्रिया। क्रिया क्या, वहां से भाग लिया। अब यही बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के जो डोमेन होते हैं, पक्ष होते हैं सीखने के, वो 3 होते हैं। डोमेन 3 होते हैं। अब वो डोमेन कौन कौन से हैं उनका करते हैं आगे हम वर्गीकरण। अब ब्लूम ने 3 डोमेन बताए। अब वो 3 डोमेन कौन से हैं? पहला है ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक पक्ष जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव का मतलब ज्ञान, ज्ञान का किससे रिलेशन है, ज्ञान का संबंध है बौद्धिक क्षमताओं से। ज्ञान का किससे संबंध है, बौद्धिक क्षमताओं से। दूसरा है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में क्या आएगा, अफेक्टिव डोमेन, इंग्लिश में इसे बोलेंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या है, इसमें बच्चे की फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, उसके इमोशन वो क्या है, क्रिएट होंगे। उसकी जो समाज को समझने की क्षमता है, दूसरों को समझने की क्षमता है, वो विकसित होगी। और तीसरा डोमेन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्रियात्मक पक्ष, या उसको मनोगत्यात्मक भी कहते हैं, मनोगत्यात्मक पक्ष, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में साइको मोटर डोमेन, साइको मोटर डोमेन। अब साइको मोटर जो डोमेन है ये किससे संबंधित है, साइको मोटर डोमेन संबंधित है शारीरिक क्रियाओं से, हमारे कौशल से, हमारी मांसपेशियों से। अब उन्होंने क्या कहा कि 3 उद्देश्य हैं होने चाहिए शिक्षा के। पहला भावात्मक, बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं का क्या विकास होना चाहिए। दूसरा
सॉरी, पहला ज्ञानात्मक बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, दूसरा भावात्मक उनकी फीलिंग्स, उनकी अभिवृत्तियां, उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं, उनको यानी दूसरों को महसूस करने की, दूसरों के दर्द को, दया को, समाज को समझने की एबिलिटी है वो उसमें विकसित होगी। और तीसरा क्रिया करने की मसल्स उनकी यानी विकसित होगी, शारीरिक क्रियाएं सिखाई जाएगी। तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वो कहते हैं शिक्षा के उद्देश्य तय होने चाहिए। अगर इसी तरह से तय होते हैं शिक्षा के उद्देश्य तो ये जो हमारी एजुकेशन है वो सफल हो पाती है, अदरवाइज हमारी एजुकेशन सफल नहीं हो पाती, वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, उन्होंने क्या है जितने भी डोमेन बताए उनके आगे वर्गीकरण के, उनके आगे पार्ट बनाए। अब उन पार्ट में हम डालते हैं इन डोमेन्स को और देखते हैं उन पार्ट में उन्होंने किस किस चीज की बात की है। तो पहला जो हम कर रहे हैं वो है ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हम निम्न से उच्च की तरफ यानी लो से हायर की तरफ, अपर की तरफ हम कैसे जाएंगे बच्चों को सिखाने के लिए और किन किन चीजों का रखेंगे हम ध्यान। तो देखें भाई, पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या कुछ आता है, ज्ञानात्मक पक्ष में पहला जो रहेगा वो कहते हैं सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन, इसमें सबसे पहला जो पक्ष रहेगा ए हम रहेंगे, वो कहते हैं सबसे पहले क्या दिया जाएगा, ज्ञान। ज्ञान दिया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी। अब नॉलेज किस चीज की दी जाती है, सबसे पहले हम देते हैं बच्चों को नॉलेज। अब नॉलेज किन किन चीजों की होती है, संकेतों का ज्ञान। पहले जैसे हमने दे दिया संकेत कौन कौन से हैं, संकेतों का ज्ञान, नियमों का ज्ञान, नियम फॉर्मूलेज, नियमों का ज्ञान, प्रिंसिपल, नियमों का ज्ञान दिया, शब्दावली का ज्ञान दिया, वो क्या बताई, शब्दावली का ज्ञान, इस तरह के जो है विधियों का ज्ञान। अब इसमें क्या है, हम चीजों का सिर्फ ज्ञान देते हैं बच्चों को, विधियों का ज्ञान। अब एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि हमने बच्चों को ज्ञान दिया कि ये वाला जो निशान है ये प्लस का होता है और ये मल्टी का होता है और ये माइनस का होता है और ये डिवाइड का होता है। तो ये चीजें क्या है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। हमने शब्दावली बताई, शब्दावली बताई कि दिस यह है, दैट का मतलब वो होता है, लोयन का मतलब शेर होता है। इस तरह से हमने चीजों को बताया, नियम बता दिए। नियम कैसे बताए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और इमोशंस को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो उनको दिया हमने ज्ञान। ज्ञान की कैटेगरी में क्या आता है कि हम इन चीजों का बच्चों को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। अब ज्ञान के बाद बच्चे हायर लेवल पर चलेंगे, हायर लेवल की ओर जाएंगे और हायर लेवल में ज्ञान के बाद बच्चे क्या करेंगे, उनको किन चीजों को हमने ध्यान में रखना है। दूसरा आएगा हमारे पास, वो है बोध। बोध जिसको क्या कहते हैं, कंप्रीहेंशन या हम बोलते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग। कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। अब जो बच्चे हैं आपने उनको किसका ज्ञान दिया, आपने ज्ञान दिया नियमों का, आपने उसे ज्ञान दिया संकेतों का, आपने उसे ज्ञान दिया शब्दावली का, शब्दावली वकैब का। अब वकैब को वो समझेंगे कैसे, उन चीजों को नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे कैसे। जो जब भी वो नई न्यू नॉलेज लेंगे, कहीं नई परिस्थिति में जाएंगे, न्यू सिचुएशन उनके सामने होगी, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। अब आपने जैसे उनको बताया फॉर एग्जांपल कि आपने थ्रस्टी ग्रो के बारे में बताया कि थ्रस्टी ग्रो के बारे में कि वंस देयर वाज ए ग्रो, इस तरह से आपने एक स्टोरी बताई। अब धीरे धीरे क्या है कि वो पहले तो उसको सिर्फ ज्ञान है कि शब्दों को बताया जा रहा है कि आपके पास वाटर मतलब पानी होता है, पोट मतलब एक घड़ा होता है, क्रो एक पक्षी है जो उड़ लेता है, ये सारी चीजें उसके ज्ञान में है। अब धीरे धीरे आप उसके सामने क्या है, जो टीचर है, आप अपने आजकल बुक्स में भी देख रहे होंगे कि आजकल बुक्स में बच्चों की क्या आ रहा है, बच्चों की बुक्स में आ रही है एक
पिक्चर, 4 पिक्चर दे देते हैं और हाफ स्टोरी दी जाती है, यानी ब्लैंक में स्टोरी दी जाती है। वो ब्लैंक में स्टोरी क्यों देते हैं? उनके कंप्रीहेंशन को बढ़ाने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, कि ताकि बच्चे के पास जो ज्ञान था उस ज्ञान को वो नई परिस्थिति में प्रयोग कर पाए। तो अंडरस्टैंडिंग का, बोध का मतलब क्या होता है? बोध का मतलब होता है समझ, यानी समझ कर, इसका मतलब क्या है? समझ कर अनुवाद करना, अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट बाय अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसलेट करना, व्याख्या करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। जब वो इन चीजों को एक्सप्लेन करने लग जाता है अपने तरीके से, अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगा। पहले आपने एग्जांपल के तौर पे, मैंने पहले भी संज्ञा का एग्जांपल दिया कि संज्ञा में आपने बताया कि जो है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने एग्जांपल दे दिया राम और देवी, अपने एग्जांपल दिया राम और देवी, ये उसका जस्ट एक ज्ञान है, आपने नियम बताए। लेकिन जब वो उस चीज को समझेगा तो वहां पर वो राम और दिल्ली नहीं लगाएगा, अपनी तरफ से लगाएगा। वो कोई भी शहर लगा सकता है, मुंबई अपना नाम लगा सकता है। उसे समझ आने लग जाएगी, क्या समझ आएगी? कि यहाँ पर राम और दिल्ली की संज्ञा नहीं है, यहाँ पर हर नाम संज्ञा है। जब वो किस लेवल पर पहुंचेगा? बोध के लेवल पर। तो अगला जो इन्होंने वर्गीकरण किया वो क्या था भाई? वो उन्होंने किया कि जो पहले ज्ञान कर लेते हैं बच्चे, फिर बोध करते हैं, यानी उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और तीसरा करते हैं अप्लाई, प्रयोग। तीसरा उन्होंने बताया वर्गीकरण में कि बच्चों को क्या सिखाना है? हमें प्रयोग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन करनी है। किसकी? उस ज्ञान की जो उन्होंने पहले लेवल पर प्राप्त किया था। अब अप्लाई कैसे होगा? जो भी नियम उन्होंने सीखे, जो भी संकेत उन्होंने सीखे, वो लाइफ में उन्हें प्रयोग करना सीखेंगे, प्रयोग करना सीखेंगे। अब कैसे? अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि ज्ञान उन्हें दिया कि भारतीय संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, 6 मौलिक अधिकार हमें दिए हैं। ये उन्हें ज्ञान दिया कि स्वतंत्रता का, समानता का, ये सारे हमने बता दिए। उसके बाद उसने समझा कि यह हमें ज्ञान दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे इन चीजों को अप्लाई करना आएगा। अप्लाई करने में उसे ये समझ आएगी कि अगर मुझे अधिकार दिए गए हैं तो मुझे कर्तव्य भी दिए गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें अधिकार दिया कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सड़क के बीचों बीच चलेंगे और आने वाले जो अपनी लाइफ को भी डेंजर में डालेंगे और दूसरे की लाइफ को भी डेंजर में डालेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे वो जब उन चीजों को, तो ये समझ पाएंगे कि नियम जो है वो प्रयोग के काबिल होते हैं, सिर्फ किताबों तक नहीं होते। अब चौथा जो उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष में ब्लूम ने बताया वो कौन सा है? वो है विश्लेषण। विश्लेषण, विश्लेषण को क्या बोलते हैं? एनालिसिस। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज के टुकड़े करना, किसी भी चीज को माइन्यूटली से समझना, सूक्ष्म से समझना, वो क्या कहलाता है? विश्लेषण। और यहाँ पर वो उन नियमों को क्या करते हैं? विश्लेषित करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मान लो उन्हें यहाँ पर संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, जो अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ पर उनका विश्लेषण करेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये कह देते हैं, अब ऐसा रूल नहीं है, पहले था कि जम्मू कश्मीर में कि हम जा सकते हैं लेकिन स्थायी निवास नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर बच्चे क्या है? अब आकर विश्लेषण करेंगे कि क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या बात थी जिसमें संविधान में यह बात लिख दी कि हम जम्मू कश्मीर में स्थायी निवास नहीं कर सकते। यहाँ पर उन्होंने किया विश्लेषण। कोई भी जो भी हम चीजें बताएंगे भी, संज्ञा इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। विशेषण दो तरह के कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि एक तरफ हमने लिया ब्यूटीफुल और एक तरफ लिया हमने ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल हमने कहा कि एक, और तीसरी तरफ लिया हमने ब्यूटी। हमने कहा कि ब्यूटी जो है वो क्या है? वो संज्ञा है, यानी नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? वो एडजेक्टिव है। और ब्यूटीफुली क्या है? वो एडवर्ब है। ये हमने 3 चीजें उसे बता दी। अब यहाँ पर वो क्या करेगा? उन चीजों का विश्लेषण करेगा कि ये तीनों चीजें अलग अलग अप्लाई क्यों हो रही हैं, और धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि सेंटेंस में इनका प्रयोग अलग अलग है, इनका मीनिंग अलग अलग है। तो इसलिए ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों वर्ड हैं, वो अपने आप में अलग है। यहाँ पर सिर्फ उसने इन चीजों का ज्ञान दिया था,
यहाँ पर उन चीजों को समझने की कोशिश की थी और यहाँ लाइफ में प्रयोग किया और फिर यहाँ पर उनको विश्लेषण किया। अब चौथा जो अगला पांचवा स्टेप उन्होंने दिया जो कहा कि होना चाहिए वो कौन सा है भी? वो है संश्लेषण। अब वो कहते हैं संश्लेषण होना चाहिए। संश्लेषण करेंगे बच्चे। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस। अब बच्चे क्या है? सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस किन चीजों का करेंगे? सिंथेसिस का मतलब होता है सृजनात्मकता, यानी सृजनशीलता का निर्माण। सृजनशीलता का निर्माण। अब बच्चों में सृजनशीलता आएगी भाई, वो कैसे? विश्लेषण का अगर अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, तो संश्लेषण का अर्थ होता है उन टुकड़ों को नए तरीके से जोड़ना। अब उन चीजों जो भी नियम थे उन नियमों को पहले उसने टुकड़े करके देखे, अब अपने तरीके से उन्हें समझने की कोशिश की। अब जब ये चीजें समझी जाती हैं, जब कोई भी बालक है, कोई भी इंसान है, जब पहले विश्लेषण करता है नियमों का, फिर संश्लेषण करता है। संश्लेषण करता है तो तब समाज में आता है सुधार। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे भारत में सती प्रथा थी कि एक जो फीमेल थी वो अपने पति के साथ क्या है, जिंदा जला दी जाती थी जब वो मर जाता था। तो जब राजा राम मोहन राय की भाभी को जलाया गया तो उन्होंने क्या है, इन प्रथाओं के बारे में सुना जरूर था और उनके सामने इस चीज को अप्लाई कर दिया गया। अब अप्लाई उनके सामने, अब उन्होंने क्या है, उसका विश्लेषण करना शुरू किया। ऐसा क्यों भाई, मरा तो एक इंसान है, दूसरे इंसान को क्यों मारा जाए? तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या है, इस चीज को संश्लेषण किया कि जीने का अधिकार सबके पास है। और उस बात को लेकर उन्होंने क्या है, अंग्रेजी सरकार को कहा कि सती प्रथा पर क्या लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। और आपको ये भी पता है कि उन्होंने के कारण से ही सती प्रथा पर रोक लगी थी। तो यही वजह है कि उन्होंने क्या है, निर्माण किया। एंड में हम क्या करते हैं? एंड में करते हैं इवेल्युएशन, मूल्यांकन। और एंड में जो भी बंदा है वो क्या करता है, अपने जो उन्होंने सीखा उसका क्या करता है, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन होना चाहिए एंड में। वो कहते हैं पहले आप ज्ञान दो, फिर वो समझ क्रिएट करो उनमें, फिर बोध, फिर संश्लेषण, फिर विश्लेषण और फिर मूल्यांकन। अगर ज्ञान का पक्ष आपने रखा है, चाहते हो बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं बढ़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इन यानी तत्वों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पार्ट बताए? उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पार्ट बताए? 6। ज्ञानात्मक पक्ष के उन्होंने 6 पार्ट बताए। अगला जो उन्होंने इंस्ट्रक्शनल हमारा ऑब्जेक्टिव लिया, शिक्षा का उद्देश्य लिया, वो है भावात्मक पक्ष, जिसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक पक्ष। अब जो उन्होंने भावात्मक पक्ष में क्या कहा कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, बच्चों में जो फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं, वो किस चीज के प्रति कैसे अपना व्यू देते हैं, तो उसको भी क्रिएट करना है उनके दिमाग में। भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में क्या आएगा? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन किसको क्या कहते हैं? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि भावनाओं को क्रिएट करना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले उन्होंने जो है क्या चीज रखी, वो कहते हैं कि बच्चा किस चीज क्या करता है, आग्रहण करता है। आग्रहण रिसीविंग करता है। रिसीविंग किसकी करता है? देखें, पहला है आग्रहण, आग्रहण, रिसीविंग। अब रिसीविंग में उन्होंने क्या कहा कि सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, संवेदनशील, सेंसिटिव बनाना। बच्चे को कोई भी आप टॉपिक बता रहे हो, पहले उसके प्रति उसको जागरूक किया जाए, उसकी भावनाओं को बाहर निकाला जाए। आज देखें, आज हमारे समाज में नारी सशक्तिकरण को लेकर नारी का बहुत बड़ा मुद्दा हो रखा है कि हमारी नारी की सुरक्षा बहुत कम है, बहुत कम है सुरक्षा। लड़कियां डरती हैं घर से बाहर जाने के लिए। ये चीजें हमारे समाज में पढ़ाई जरूर जाती है, पर संवेदना क्रिएट नहीं की जाती बच्चों में कि अगर ऐसा होता है तो कितना फील होता है किसी इंसान के साथ बुरा होने पर। ये संवेदना क्रिएट नहीं होती। हम पर्यावरण के बारे में पढ़ाते हैं,
पर्यावरण हर जगह पर, शुरू से लेकर बच्चा एंड तक जब तक पढ़ता रहता है पर्यावरण के मुद्दे को लेता है, पर्यावरण बचाना चाहिए, वातावरण के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं, लेकिन सेंसिटिविटी नहीं आई। हम सीख पढ़ जरूर रहे हैं, ना पानी बचा रहे हैं, ना बिजली बचा रहे हैं, ना जानवर बचा रहे हैं, उल्टा जानवरों को मारकर खाए जा रहे हैं। अब ऐसे करेंगे तो प्रजातियां तो खत्म होंगी। तो हमारे जो वो क्या कहते हैं भावात्मक पक्ष में सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना है, संवेदनशील बनाना है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा कि सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, सीखने वाले को यानी जो लर्नर है हमारा, जो प्यूपल है उसको, सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना, सेंसिटिव बनाना। अब वो कैसे, जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण के मुद्दे को लेकर हम सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, लेकिन संवेदनशील कितने हैं उसको लेकर, कितने इंसान संवेदनशील। अब हमारे सामने जानवर आ जाता है कोई जिससे हमें डर लगता है, हम उसको कभी भी किसी विभाग को नहीं कहते कि पकड़ लो, हम उसे मार देते हैं। पानी है, पानी बह रहा होता है ऐसे ही, बाहर नहीं भी धोने की जरूरत होती तब भी हम धो रहे थे। हम कितने पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं, नहीं है। बैनर लगाए जा रहे हैं, मुद्दे जो है वो बहुत बड़े बड़े क्रिएट किए जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि संवेदना क्रिएट नहीं हो रही। वो क्या कहते हैं कि बच्चों में संवेदना क्रिएट होनी चाहिए। दूसरा, अब वो संवेदना क्रिएट करेंगे तो संवेदना क्रिएट करने के बाद दूसरा पॉइंट उनमें क्या आएगा, अगर किसी चीज को लेकर हम संवेदनशील हो जाते हैं, उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो ग्रहण करने के बाद हम क्या करते हैं, अनुक्रिया, अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जब आप उसे रिसीविंग दोगे, कोई भी चीज के प्रति आप संवेदनशील करोगे, तो बच्चा पूर्ण रूप से क्या करेगा, उस काम को करने में पार्टिसिपेशन अपना देगा। तो इसमें क्या आएगा, बच्चे का पूर्ण रूप से पार्टिसिपेशन देना, पूर्ण रूप से किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर या समस्या पर अपना पार्टिसिपेशन देना, पार्टिसिपेशन अपना अपनी भागीदारी देना। यहां पर बच्चा क्या है, अपनी भागीदारी देने लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले उसने उन चीजों को सीखा है, ग्रहण किया है, अब उन पर क्या है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे ये मुद्दा सुलझाया जा सकता है। तो वो कहते हैं अगर आप मौका दोगे तभी ना, शिक्षा के ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। हम संवेदनशील नहीं है किसी भी चीज के प्रति, भावात्मक पक्ष जो है हमें क्रिएट नहीं, और हमारी एजुकेशन में ये फॉल्ट है। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो उन्होंने दिया, जो ब्लूम ने कहा, वो क्या है, इवैल्यूइंग, यानी वैल्यूइंग करना, वैल्यूइंग अवमूल्यन करना, मूल्यांकन करना, अनुमूलन जिसके क्या बोलते हैं, अवमूल्यन, सॉरी अनुमूलन, अनुमूल्य या अनुमूलन जिसको क्या कहते हैं, वैल्यूइंग, वैल्यूइंग देना। अब वैल्यूइंग कैसे देना भी, जब भी मूल्य जो है, जो हमने मूल्य सिखाई, जैसे समाज में मूल्य है कि नारी का सम्मान करो, ठीक है, बड़ों का आदर करो, बच्चों से प्यार करो, जानवरों से प्यार करो, पर्यावरण को बचा के रखो, बहुत सारे मूल्य है हमारे समाज में। तो उन मूल्यों को ध्यान में रखना, और उन मूल्यों को यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, उन मूल्यों को यहाँ पर करेगा स्वीकार, मूल्यों की स्वीकृति होना, यहाँ पर मूल्यों को क्या करने लगेगा, स्वीकार करने लगेगा, मूल्यों को ग्रहण करने लगेगा, मूल्यों को ग्रहण करना, यहाँ पर वैल्यू देगा, जो आपने बातें सिखाई थी वो उनको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो तीसरा जो है ये उन्होंने बताया। चौथा उन्होंने क्या बताया कि जब उनके पास मूल्य आ जाते हैं, बच्चे जब हैं, पहले चीजों को हम उनको बताते हैं, वो ग्रहण करते हैं, फिर क्रिया देते हैं, फिर उनको वैल्यूइंग देते हैं। तो चौथे में वो क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करते हैं। तो चौथा क्या आता है, चौथा आता है प्रत्ययीकरण, प्रत्ययीकरण, कंसेप्चुअलाइजेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है, अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, धारणाओं का निर्माण, क्या करते हैं, धारणाओं का निर्माण। अब उनके सामने जो भी समूल्य थे उनके प्रति अंतर्द्वंद जो है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त, धारणाओं का निर्माण करते हैं, तुम्हें समझ आ जाती है कि कौन सी समस्या कैसी है,
तो यहाँ पर क्या होता है, अंतर्द्वंद्वों की समाप्ति या उनका खात्मा, समाप्ति। दूसरा सामंजस्य आता है उनमें, सामंजस्य, सामंजस्य यानी जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करनी सीख जाते हैं बच्चे, लाइफ में एडजस्टमेंट करनी सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब वो प्रत्ययीकरण करना सीखते हैं, प्रत्ययीकरण क्या होता है, धारणा क्या होती है, जब कोई भी चीज है उसका नाम लेते ही, कोई भी चीज, कोई भी विचार, किसी का भी नाम लेते हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाए। जैसे हमें कहा गया कि हमारे सामने एक नाम लिया बंदर, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आएगी कि उछलने कूदने वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव का प्राणी जो टिकता नहीं एक जगह पर। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, अवधारणाओं का निर्माण करने लग जाते हैं, अंतर्द्वंद खत्म हो जाते हैं, रट्टाफिकेशन खत्म हो जाती है। तो अंतर्द्वंद कब चलते हैं कि ऐसी चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब हाँ या ना दो हमारे दिमाग में बातें चलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, अंतर संबंध। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, सामंजस्य स्थापित करने लग जाते हैं समाज के साथ। हर बच्चे का जो है स्वभाव अलग होता है, हर बंदा अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। मेन उद्देश्य है उनकी जो यूनिक प्रवृत्ति है, बच्चों की जो यूनिक प्रवृत्ति है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, उन्हें पहचाना जाए, उनको उभारा जाए, ताकि वो देश के अच्छे नागरिक बने, देश का एक अच्छा हिस्सा बने। तो इसके लिए बच्चों को तीसरा जो चौथा उन्होंने क्या कहा, भावात्मक पक्ष में प्रत्ययीकरण करना सीखते हैं बच्चे और उन्हें सिखाना चाहिए। और जो उन्होंने अगला पक्ष बताए, अगला उन्होंने क्या है, 6 डोमेन बताए, उसमें क्या है, वो है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन, व्यवस्थापन क्या होता है, व्यवस्थापन होता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन। व्यवस्थापन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्यवस्थापन का मतलब होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करना। क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। जो उसके सामने मूल्य थे उनको वो व्यवस्थापित करने लग जाता है कि कैसा, कौन सा मूल्य हमारे लिए सही है और कौन सा मूल्य हमारे लिए गलत है। समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सही है। उन मूल्यों को जब वो उन मूल्यों पर विचार करता है, फिर उन मूल्यों को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि क्या वे मूल्य हमारे लिए अच्छे हैं या इनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है वो है कैरेक्टराइजेशन, चरित्र निर्माण। और एंड में वो कहते हैं बच्चे का क्या हो जाता है, चरित्र का निर्माण हो जाता है, चरित्र निर्माण। अब जैसा हमने माहौल दिया वैसे बच्चे बन गए, कैरेक्टराइजेशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एंड में आकर बच्चों का चरित्र का निर्माण हो जाता है। चरित्र निर्माण में जैसे ही हम उन्हें बढ़िया परिस्थितियां देंगे तो चरित्र निर्माण ऐसा होगा उनका कि वो कठिन से कठिन, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, अपनी सफलता गेन कर पाएंगे। और कब कर पाएंगे, जब उन्हें इस तरह के मौके दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, कठिन से कठिन, कठिन से कठिन परिस्थितियों, परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना। यहाँ पर बच्चा क्या है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर लेगा अगर उन्हें इस तरह का जो माहौल दिया जाता है, उन्हें मौका दिया जाता है, हमारी शिक्षा में इस तरह की बातों को रखा जाता है, इन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए जब ब्लूम ने ये बातें बताई थी, ब्लूम ने जब ये टैक्सोनॉमी बताई थी शिक्षा में ये उद्देश्य होने चाहिए, तो हंगामा हो गया था पूरे विश्व में, बहुत ज्यादा स्वीकृति मिली थी इनको, इनकी टैक्सोनॉमी को, और लगभग विश्व के सभी देशों ने इनको अप्रूवल भी दिया था। अगला जो उन्होंने बताया तीसरा डोमेन, ये तो भावात्मक था, अब तीसरा डोमेन क्या है, क्रियात्मक, जिसे हम बोलते हैं मनोगत्यात्मक। अगला देखें भी, उसका है क्रियात्मक। क्रियात्मक में कौन कौन सी उन्होंने तत्व बताई, किन किन चीजों को ध्यान में रखा। क्रियात्मक, क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक पक्ष।
जिसे क्या बोलते हैं, तीसरा है ये साइको मोटर। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारे शारीरिक गतिविधियों से, हमारी मसल्स से, ये बच्चों की मसल्स से संबंधित है। अब यहां पर वो क्या कहते हैं कि यहां भी वो उन्होंने 6 बताए। अब वो क्या कहते हैं, सबसे पहले बच्चे को क्या दिया जाए, सबसे पहले बच्चे के सामने होगा एक उद्दीपन, इम्पल्शन। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन, इम्पल्शन। उद्दीपन होता है, इम्पल्शन होता है कोई भी ऐसी कोई भी वस्तु है, कोई भी क्रिया है, उसके प्रति उत्तेजित हो जाना, उसको देखकर अनुकरण करना, उसको देखकर अनुकरण करना। अनुकरण क्या होता है, नकल करना। अब सबसे पहले क्या है, बच्चे को उद्दीपन दिया जाएगा। अब नकल, अब एग्जांपल देते हैं कैसे। अब हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि बच्चे गुड मॉर्निंग कहो, गुड आफ्टरनून कहो, गुड इवनिंग बोलो, ठीक है। तो वो बच्चे कब इन चीजों को सीखेंगे, जब हम उन्हें उद्दीपन देंगे। और उद्दीपन क्या होगा, जब हम उन चीजों को अप्लाई करेंगे। हमने जाते ही बच्चों को बोला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या घर में भी है, हमने बोला गुड मॉर्निंग बच्चे, तो वो क्या है, इन चीजों को उनको ये मोटिवेशन मिलेगी, ये इंपल्शन है उनके लिए, ये एक स्टिमुलेट है उनके लिए, ये एक उद्दीपन है उनके लिए। तो वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को सीख पाएंगे, तभी वो इस चीज के प्रति क्या कर पाएंगे, इन चीजों का क्या करेंगे, अनुकरण। अनुकरण क्या होता है, नकल। इसमें क्या आएगा, इसमें आप लिख सकते हैं वस्तु या क्रिया, वस्तु या क्रिया से उत्पन्न, से उत्पन्न, वस्तु या क्रिया से उत्पन्न उद्दीपन को पाकर अनुकरण करना, अनुकरण करना। बच्चे जो है इन चीजों को क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं। अब देखो यहां तो वो अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें उद्दीपन दे रहे हैं कि आप ऐसा बोलोगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो भी नहीं बोलेंगे। अब जब उद्दीपन मिलेगा तो वो क्या करेंगे, तो वो करेंगे कार्य। तो दूसरा क्या बनेगा हमारा, कार्य करना, जिसको हम बोलते हैं मैन्युपुलेशन, कार्य करना, कार्य करना, मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन का मतलब मैन्युपुलेट करना, मैन्युपुलेट किसी चीज को जोड़ना या तोड़ना। अब मैन्युपुलेट में क्या करेंगे, वो उन चीजों को अपने तरीके से काम करने, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, उनको कहने की कोशिश, उन कामों को करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे भी। जब तक, जैसे मान लो हमने बच्चे को सिखाया कि आप बेटे ये बर्तन है, या कोई भी चीज को यहां से जहां रख दो, तो वो नहीं रखेगा। जब हम रखेंगे तो वो उन चीजों को करने की कोशिश करेगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमने बच्चों को, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको पढ़ना लिखना सिखाते हैं टीचर, तो वो लिखता नहीं, तो हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, फिर उसको, या फिर उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिख देते हैं। तो ये उसके लिए क्या है, उद्दीपन है। वो उसको फिर नकल करने की कोशिश करेगा, नकल करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने तरीके से लिखेगा। ऐसे जैसे टीचर ने क्या है, टीचर ने ऐसे लिखा, टीचर ने लिखा 1, अब उसे नहीं आया, वो नकल करने की कोशिश करेगा, तो वो ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, लिखेगा जरूर, वो उन चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि बच्चों को मैनिपुलेट करने का मौका मिलना चाहिए। अब जैसे डांस की बात करें, मनोक्रियात्मक क्रिया, डांस की हम कहते हैं कि बच्चे ऐसे स्टेप उठाने हैं, बच्चों को टीचर ने करके दिखाया, तो बच्चे क्या उसको करने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर हम उन्हें रोकेंगे तो करेंगे नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे ब्लूम है, वो कहते हैं बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, वो करके देखें। जब हम करके देखने नहीं देते तो कभी भी वो किन्हीं चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर पाते। अब अगला वो क्या कहते हैं कि जब वो मैनिपुलेट करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे क्या है, वो क्या करना सीखेंगे, अपने अंगों पर वो नियंत्रण करना सीखेंगे। तो तीसरा हमारा जो है तत्व है वो क्या है, नियंत्रण, कंट्रोल। अब नियंत्रण करना सीखेंगे। नियंत्रण कैसे करेंगे भी, अब जैसे बच्चे को हमने सिखाया कि 1 लिख, पहले वो ऐसे टेढ़ी लाइन लगा रहा है, धीरे धीरे क्या है, उसकी जो ये उंगलियां हैं, ये मसल्स हैं, ये पेंसिल को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। कंट्रोल करना सीखेंगे तो फिर वो 1 को क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से
लिखने लग जाएगा। अब डांस के भी स्टेप ऐसे ही वो चलने लग जाएगा। चाहे ड्राइविंग की बात करें, पहले वो साइकिल को खोया है पहले तो साइकिल से गिरी जाएगा, साइकिल टेढ़ा पेढ़ा कर देगा, लेकिन धीरे धीरे उसे कंट्रोल आने लग जाएगा, फिर सीधा सीधा चलाएगा उसे साइकिल को। तो यही चीजें क्या है कि तीसरे में वो क्या करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है। फिर धीरे धीरे यही चीजें क्या है, अब कंट्रोल तो उसने सीख लिया, तो गिरना नहीं है। अब गिरना नहीं है तो चौथा फिर क्या होगा, चौथे पर आगे से अब खुद को तो नहीं गिराना, लेकिन ये तो नहीं है कि सामने वाले को ही चेप दो, नहीं ठोक दो उसके ऊपर। तो वो क्या है, यहाँ पर क्या है आएगा समायोजन। उसको उसके साथ हमने कोलाइड नहीं करना, उसके साथ भिड़ नहीं जाना आगे से, तो समायोजन के लिए क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन क्या है, वो क्या है, समायोजन करना सीखेगा, कोऑर्डिनेट करना सीखेगा कि अगर साइकिल चला रहा हूं तो हाथों पर कंट्रोल करना है, तो पैरों पर भी कंट्रोल करना है, पैरों पर कंट्रोल करना है तो सामने भी देखना है। अब कभी भी आप लोगों ने जब भी मोटरसाइकिल चलाना सीखा या कोई भी चीज सीखी, तो उसमें क्या है कि जब हम पहले सीखते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ हमारे हाथों पर रहता है कि हाथ जो है वो यानी अपनी जो ग्रिप है वो लूज ना कर दे, कि गिर ना जाए, तो हमें हॉर्न बजाना तक नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे हमें क्या है, हॉर्न भी अपने आप बजने लग जाता है, अपने आप वो चलने भी लग जाती है। क्यों, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो अपने आप में क्या कर लेती है, कोऑर्डिनेट कर लेती है। अब एक एग्जांपल एक और लेते हैं कोऑर्डिनेशन का, कि आपने कई बार कहेंगे आपको स्पेलिंग पूछी जाए, आप स्पेलिंग नहीं बता पाते लेकिन आपके हाथ लिख देते हैं। अब पेपर लिख रहे होते हैं तो पेपर लिखते वक्त दिमाग पीछे चल रहा होता है, हाथ आगे चल रहा होता है, अपने आप लिख देता है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन किसका है, दिमाग का, किसके साथ, हमारे शरीर के साथ। और अगला जब कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई, वो हमारा बन जाता है स्वभाव। तो वो क्या बन जाता है, स्वभाव। तो अगला उन्होंने क्या कहा, स्वभावीकरण। भावीकरण, स्वाभाविकरण का क्या मतलब है, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन, अब नेचुरल हो जाती है वो चीजें हमारे लिए, क्या हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। हम जाते हैं जब बच्चे हैं, जैसे बच्चों को आप क्या है सिखाते हो तो वो नेचुरल हो जाते हैं कि वो जो ए आ ई जो भी लिखना है वो लिखने लग जाते हैं। अब आप उनको कॉपी दोगे, जिन चीजों के लिए आप उन पर बहुत ज्यादा अपना दिमाग खर्च कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे भी ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, अब वो क्या करेंगे, अपने आप उठाएंगे, ए भी लिख देंगे, बै भी लिख देंगे, स भी लिख देंगे, सारे क्वेश्चन लिख देंगे, जितने भी आप उनके उनके आगे वर्ण लिखोगे वो सारे बड़े ही अच्छे तरीके से लिख देंगे। और फिर क्या है, एंड में आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगी आदत का निर्माण, जहां हैबिट बन जाएगी, फिर हमारी आदत का निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। तो क्या बन जाएगी, हैबिट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हैबिट बन जाती है जब इंसान की, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एग्जांपल एक हम और लेते हैं, जैसे आपने क्या है, जब बच्चा क्लास में शुरू में आया तो टीचर ने उन्हें बताया कि टीचर ने बताया कि खड़े होते हैं, जब भी टीचर क्लास में आता है तो खड़े होते हैं, टीचर खुद खड़ा हो रहा है, जैसे कोई क्लास में आ रहा है, मान लो प्रिंसिपल आ रहा है तो टीचर खड़ा हो गया, तो ये क्या है, बच्चों के लिए विफल है, बच्चों ने उस चीज को क्या है ग्रहण करना शुरू किया। अब जब टीचर आया तो वो खड़े होने लगे। अब धीरे धीरे क्या है, उन्होंने क्या है, कभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खड़े ही रहे हैं जब तक टीचर बैठ गया, टीचर ने कह भी दिया खड़े हैं, कुछ पहले बैठ गए, कहने से पहले बैठ गए, तो ये क्या है, धीरे धीरे उन्होंने क्या नियंत्रण, फिर वो क्या है, कोऑर्डिनेशन करना सीखा भी, जैसे ही टीचर एंटर किया, चाहे वो देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे, तो वो क्या है, आराम से खड़े हो रहे, जैसे टीचर ने कहा बैठ रहे हैं। उसके बाद क्या है, उनका ये स्वभाव बन गया। अब ये नहीं है स्कूल बदला गया, मान लो वो स्कूल में नहीं थे, वो स्कूल बदल गया, तो क्या उनका स्वभाव चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। अब टीचर आया है तो वो खड़े हो जाएंगे। अब जो लास्ट वाला हैबिट फॉर्मेशन का लेते हैं, है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। अब वो क्या है कि टीचर आया है, बच्चों का अगला जो हमारा पीरियड है वो मान लो मैथ का है, तो मैथ के पीरियड में टेस्ट है, तो बच्चे क्या फटाफट फटाफट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पीरियड मान लो इंग्लिश का है, तो टीचर आए तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे जो जैसे ही टीचर की आवाज पैरों की आई, उनका दिमाग क्या है, अब हैबिट बन गई है, पैरों की आवाज आई तो वो खड़े हो गए और काम अपना कर रहे हैं। अब कई बार क्या है कि टीचर नहीं आता, कोई बच्चा शरारत कर देता है, बच्चा जानबूझ के टक टक करते हुए आता है, तो पैरों की आवाज वैसे ही बजाता है जैसे क्या है टीचर है, तो दूसरे क्या खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि टीचर आया या नहीं आया, ये क्या हो जाती है उनकी हैबिट फॉर्मेशन। अब यही चीजें हमें किसमें अप्लाई करनी है, एजुकेशन में। अब वो कहते हैं कि जब भी बच्चों को आप कोई चीज सिखाना चाहते हो तो हैबिट कब बनेगी, जब उन्हें करने का मौका
दिया जाएगा। अब वो कहते हैं जब भी आप शिक्षा के उद्देश्यों को बनाए, शिक्षा के उद्देश्य रखे, विद्वानों से उसने कहा, सरकारों से कहा, तो इन 3 डोमेन को ध्यान में रखना कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता का भी विकास करना है, बच्चे की जो भावनाएं हैं उनका विकास भी करना है, और तीसरा बच्चे की जो शरीर है, जो मसल्स हैं, उनका विकास भी करना है। अगर ये तीनों में कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तीनों में कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो हमारी एजुकेशन सफल है। अगर तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो सफल नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पर एक बंदा है, बहुत ज्यादा उसने बहुत इंटेलिजेंट है, उसने क्या है, बहुत ज्यादा नंबर गेन करता है, बहुत कोई भी काम है वो सफलता से कर लेता है, लेकिन उसे समाज को टैकल करना नहीं आता, समाज के लिए एक खतरा है। तो ये तो हमारा जो क्या है, शिक्षा का एक डोमेन है वो फेल हो गया, शिक्षा फेल हो गई। यहाँ जैसे लादेन की बात लेते हैं, लादेन इंटेलिजेंट तो बहुत था, लेकिन वो उसके लिए एक चीज गलत थी जो उसमें विकसित नहीं हुई, चाहे शिक्षा मान ले चाहे समाज मान ले, वो क्या था, भावात्मक पक्ष। वो संवेदनशील नहीं था, किसी के प्रति संवेदनशील नहीं था, तभी तो इतना बड़ा हंगामा हुआ, जो अमेरिका पर अटैक हुआ, लोगों की जान को खतरा हो, तो वो नहीं था। लेकिन उसमें साइकोमोटर थी, कि साइकोमोटर वो कहते हैं कि वो एक इंजीनियर था, लेकिन उसका उस चीज से क्या रिलेशन हुआ। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि एक खिलाड़ी है, अब खिलाड़ी है बहुत अच्छा है, उसकी जो बैटिंग करने की पावर बहुत अच्छी है, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है कि बॉल यहाँ गिरेगी, यहाँ पर आएगी और बैट लगाएंगे और सिक्सर जाएगा, सिक्सर तो लगा लेता है। लेकिन क्या है, उसके जो जब वो सामने वाला खिलाड़ी है उसके सामने गिर गया, मान लो एक बॉलर है, बॉलिंग उसके कर रहा है, उसकी बॉल उसको लग गई और वो गिर गया और वो वही आराम से खड़ा है, तो ये शिक्षा का पार्ट नहीं, यहाँ फिर भावात्मक पक्ष क्या है, हमारा खत्म हो गया। अगर वो भाग कर जाता है तो ये शिक्षा का पक्ष है, भावात्मक पक्ष है उसमें, कि चाहे वो अपोजिट टीम का खिलाड़ी, लेकिन है तो इंसान, उसमें ये फीलिंग आई और उसने उठाया। और जो ज्ञान है वो ज्ञान तो है ही, कि क्रिकेट में उन्हें ज्ञान दिया गया कि ये बैट है, ये बॉल है, ये पिच है, ये है, इतने इतनी दूरी पर है, ऐसे भागना है, ऐसे रन लेना है, ये चौका है, ये छक्का, ये सारी इस तरह से वो कहते हैं कि शिक्षा में जब भी शिक्षा के उद्देश्य तय किया जाए तो उसको उद्देश्य तय करने से पहले 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। वो पहले 3 बात कौन सी है, पहले तो बालक की अभिवृत्तियां और बालक की क्षमताएं, दूसरा समाज की मांग, और तीसरा विषय वस्तु का ज्ञान। अब पहले तो इन तीनों को ध्यान में रखना है और फिर हमें शिक्षा के उद्देश्य तय करने हैं। उद्देश्य का वर्गीकरण 3 भागों में कर किया उन्होंने, किसमें, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। और हर पक्ष में उन्होंने कितने आगे पार्ट किए, 6 पार्ट किए उन्होंने, कितने पार्ट किए, 6 पार्ट किए। और हर पार्ट को उन्होंने कहा कैसे से कैसे लेके आए, वो लेके आए लोअर टू अपर, लोअर टू अपर, यानी पहले निम्न स्तर की चीजें हायर लेवल की सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हायर लेवल की सिखाई जाए, ऐसा नहीं कि बच्चे को पहले हम मोटरसाइकिल पर कंट्रोल करना सिखाएंगे और फिर गिरेगा, नहीं, पहले वो गिरेगा फिर कंट्रोल करना सीखेगा। तो यही चीजें हैं कि हमें जब शिक्षा को तय करना है तो शिक्षा के उद्देश्यों को तय करने से करने से पहले 3 चीजों का ध्यान रखना है, समाज का, बालक का और विषय वस्तु का। और फिर ये तीनों लक्ष्यों को हमने जो 3 लक्ष्य ध्यान में रखने हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।